हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करने से पहले हम इसके सोर्सेज और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि विटामिन डी हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कैल्शियम का अवशोषण। बिना विटामिन डी के कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। दूसरा, यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर का नियमन करता है, उनको बनाए रखता है। अस्थियों और कोशिकाओं की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शरीर में इन्फ्लामेशन या जिसको कहते हैं शोथ, संक्रमण से जो प्रभाव होता है शरीर पे वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। तो ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी विटामिन है, उसको ये कम करता है। मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो SAD सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनको कम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो गुड हार्मोन्स हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन और डोपामीन, उनके निर्माण में सहायता करता है। इसीलिए विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होने लगता है और महिलाओं में इसकी समस्या अधिक देखी जाती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में ग्लूटाथियोन के स्तर को भी नियमित करता है। तो ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और जो रिसेंटली रिसर्च की जा रही है बहुत ज़्यादा, एक तो कोरोना पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी अधिक देखी जाती है, या जो विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं उन्हें कोरोना संक्रमण होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। दूसरा, जो जिन महिलाओं को डिप्रेशन अधिक होता है उनमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी अधिक देखी जाती है। अगर हम इसके सोर्सेज देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज सनलाइट है, ये आप सबको पता ही है। और सूर्य की किरणों के द्वारा ही हमारे शरीर में विटामिन D3 बनता है, जिसे कोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो मुख्य स्रोत तो सनलाइट है। अब हम अगर इसको मिनिमाइज करें, हमारे स्किन में एक पिगमेंट होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेरॉल जब इस पे सूर्य की पराबैंगनी किरणें या UV रेज पड़ती हैं तो किस में बदल जाता है? ये कोलकैल्सिफेरॉल। ये है एक्टिव विटामिन D3। तो हमारी त्वचा में जहाँ एडिपोज टिश्यूज है वहाँ पे ये पिगमेंट है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जिसके द्वारा कि एक्टिव विटामिन D3 बनता है। इसलिए सनलाइट इसका मुख्य स्रोत है। खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है एज एर्गोकैल्सिफेरॉल, इसको कहते हैं विटामिन D2। ये हमें ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों में विटामिन डी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में मुख्य स्रोत जो विटामिन डी बनने का है वो सनलाइट ही है। अगर विटामिन डी कम मात्रा में लेंगे तो ये डिजीज़ेस जो रिसेंटली देखी गई हैं और जिन पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रही हैं, ऑटिज़म एक तरह का मानसिक मेंटल डिसऑर्डर है, तंत्रिकाओं का रोग है ऑटिज़म, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आजकल इस पे बहुत अधिक रिसर्च हो रही है। सोराइटिक अर्थराइटिस, अस्थियों का और त्वचा का रोग है ये। हार्ट डिजीजेस, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर, निमोनिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेन और शिजोफ्रेनिया, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये जो डिजीजेस हैं इनमें रिसर्चर्स के द्वारा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों में विटामिन डी का सीरम में लेवल बहुत कम होता है। ये कुछ सोर्सेज हैं जिनमें कि विटामिन D2 उपस्थित होगा, जो फिश है। लेकिन आप ये सोर्सेज देखेंगे सभी फोर्टिफाइड हैं।
फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड टोफू, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स। तो ये सभी जो फोर्टिफिकेशन ज़्यादा फॉरेन में किया जाता है, इंडियन ब्रेड में किया जाता है लेकिन उसका लेवल बहुत कम होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है लेकिन उनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इंडिया में विटामिन डी की कमी नहीं होती क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने आप को धूप से बचाती हैं या धूप में एक्सपोज नहीं होती, उनमें विटामिन डी की कमी बहुत अधिक देखी जाती है। या जो अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं, स्लम एरियाज में, जहां उनके घरों में धूप नहीं आती है, वहां पे विटामिन डी की कमी देखी जाती है। ये सोर्सेज लिखा हुआ, जैसे फिश, ये फूड स्टफ में फिश, ट्राउट में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है, मशरूम्स हैं, एग्स हैं, लिवर है, चेडार चीज़ है, तो इनमें इनकी विटामिन डी की मात्रा लिखी हुई है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स को जाने हम, तो जो कैल्शियम और विटामिन डी है वो हमेशा मिलके काम करते हैं। दूसरा, कैल्शियम को हमेशा मैग्नीशियम के साथ लेना चाहिए, 2:1 के अनुपात में, जिससे कि बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और दोनों की ही कमी से टिटैनी होती है, मांसपेशियां ऐंठन आने लगती है। कैल्शियम को डिस्कवर किया था हेम्फ्री डेवी ने 1808 में, और जो लीड साइंटिस्ट थे विटामिन डी की डिस्कवरी में वो थे एल्मर वर्नर मैककॉलम। उन्होंने 1922 में विटामिन डी को खोजा था। तो अगर हम विटामिन डी के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं तो वो डायरेक्टली कैल्शियम की कमी से भी जुड़ा हुआ है। कैल्शियम मिल्क, क्रीम, चीज़, बटर, केल, नट्स एंड फ्लोर में उपस्थित होता है। मुख्यतः 2 प्रकार का विटामिन डी होता है, D2 जो कि फूड स्टफ में होता है, D3 जिसे कि कोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं, वो हमारी स्किन में बनता है। विटामिन डी अगर पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो यह अस्थमा, इम्यून सिस्टम, हार्ट और ब्रेन फंक्शंस को और अधिक सुदृढ़ बनाता है या उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जनरली एक प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन की तरह काम करता है? तो विटामिन डी एक्ट्स एज ए हार्मोन। इसे हम विटामिन ना कह के अगर हार्मोन कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जब स्किन में D3 बनता है, कोलकैल्सिफेरॉल, तो लिवर और किडनीज उसको कैल्सिट्रायोल में परिवर्तित कर देती है। कैल्सिट्रायोल, अगर इसका बायोकेमिकल नेम देखें हम तो ये है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, कैल्सिट्रायोल। ये कैल्सिट्रायोल बोन के मिनरलाइजेशन के लिए या अस्थियों पर खनिज लवणों के जमाव के लिए उत्तरदायी है। ये नोट्स हैं, आप पहले मैंने आपको भेजे थे नोट्स से, और ये आपने पढ़ चुके हो कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, इसके क्या कार्य हैं। तो मुख्य काम है कैल्शियम का अवशोषण, कैल्शियम और फॉस्फेट का, और दूसरा अस्थियों पे खनिज लवणों का जमाव, ये इसका मुख्य कार्य है। और विटामिन डी, कैल्शियम और पैराथार्मोन, ये सब मिलके तीनों काम करते हैं। पैराथार्मोन मीन्स पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। ये तीनों मिलके अस्थियों पे खनिज लवणों के जमाव के लिए उत्तरदायी हैं। अगर अब हम आते हैं क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पे, तो जो डिजीजेस हैं वो हैं रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, और वृद्ध व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सबसे पहले रिकेट्स के लक्षण देखें तो डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेलिस, फॉन्टेनेलिस देर से बंद होती हैं,
जिसे कहते हैं तालू, बच्चे का, छोटे बच्चे का तालू हमेशा रेस्पिरेट करता रहता है। जो उसके स्कल की बोन्स हैं, उसके बीच में गैप होता है, ये दोनों तरफ होती है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, एंटीरियर फोंटेनलीज और पोस्टीरियर फोंटेनलीज, तो वो देर से बंद होती हैं अगर बच्चा रिकेट से सफ़र कर रहा है। कपाल नर्म हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रेनियोटेप्स। सिर चौड़ा हो जाता है, जिसे कहते हैं बल्जिंग और बॉसिंग ऑफ द फोरहेड। फोरहेड ऐसा लगता है जैसे बॉक्स जैसा हो, बॉक्स लाइक अपीयरेंस हो जाती है फोरहेड की। इसके अलावा बो लेग्स हो जाती हैं, धनुष के आकार की टांगे हो जाती हैं। बीडिंग ऑफ रिब्स हो जाता है, रिब्स पे अगर बच्चे के पसलियों पे हाथ फेरेंगे तो ऐसे लगता है उसने माला पहन रखी है, जिसे कहते हैं रिकेटिक रोजरी। रोजरी का अर्थ है माला। जो स्टर्नम है, वक्ष अस्थि, हमारे शरीर में 24 पसलियां, उसके बीच उन पसलियों को जोड़ने के लिए 12 पेयर पसलियां हैं। उनको जोड़ने के लिए बीच में एक बड़ी अस्थि है जिसको कहते हैं स्टर्नम या वक्ष अस्थि, वो बाहर की तरफ गोलाकार स्वरूप में दिखने लगती है, जिसे कहा जाता है पिजन चेस्ट, कबूतर की तरह चेस्ट हो जाती है। पेल्विस व स्पाइनल कर्वेचर संकरा हो जाता है, जो कि श्रोणि मेखला और पीछे मेरुदंड का जो कर्व है वो उसमें वो संकरा हो जाता है। कलाई की अस्थि चौड़ी हो जाती है। ये डॉक्टर पहले शुरू में ही देख के उसकी जो एपिफिजियल एनलार्जमेंट है, जो कलाई की अस्थियां वहाँ उसका आकार बड़ा हो जाता है, तो बता देता है कि ये बच्चा को विटामिन डी डेफिशिएंसी है। घुटने तथा टखने की जो संधियां वो चौड़ी हो जाती हैं, जिसे नॉक नीज कहते हैं। मांसपेशियां सामान्य रूप से विकसित नहीं होती, जिस लक्षण को कहते हैं पुअरली डेवलप्ड मसल्स और लैक ऑफ मसल टोन। पॉट बेली, पेट बहुत बड़ा हो जाता है बच्चे का। जनरली पॉट बेली इसलिए देखी जाती है क्योंकि स्टर्नम बाहर की तरफ है, और दूसरा उसका लिवर एनलार्जमेंट है मेल न्यूट्रिशन के कारण। इसलिए जब यकृत बड़ा हो जाता है तो पेट बड़ा दिखाई देता है बच्चे का। बेचैन रहता है बच्चा, उसमें रेस्टलेसनेस और नर्वस इरिटेबिलिटी होती है। रक्त में फॉस्फेटेस का स्तर बढ़ जाता है, और जो इनऑर्गेनिक ब्लड फास्फोरस है वो कम हो जाती है, और कैल्शियम हो सकता है कि कम हो या सामान्य हो। उसके पश्चात ऑस्टियो मलेशिया प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा देखा जाता है। ये महिलाओं में होने वाला रोग है, इसे अडल्ट रिकेट्स भी कहा जाता है। इसका अर्थ है बोन सॉफ्टनिंग, अस्थियों का मुलायम होना। ऑस्टियोमलेशिया में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं: अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, लेग्स, स्पाइन मीन्स मेरुदंड की अस्थियां, थॉरैक्स वक्ष की अस्थियां, और पेल्विस मीन्स श्रोणि में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। टांगों की अस्थियों में पीठ के नीचे वाला भाग में दर्द रहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसे गठिया का दर्द हो, रोमैटिक टाइप पेन होता है। चलने में व सीढ़ियाँ चलने में परेशानी होती है, और बहुत आसानी से फ्रैक्चर होने लगते हैं, जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस मल्टीपल फ्रैक्चर्स। अगर सिंथेटिक फॉर्म में 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफिरॉल या 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफिरॉल अगर पेशेंट को दिया जाए तो उसकी इस अवस्था में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ऑस्टियोपोरोसिस, इसके नाम से पता चल रहा है बोन बिकम पोरस। जो अस्थियां हैं वो छिद्र युक्त हो जाती हैं क्योंकि उसमें से कैल्शियम निकल जाता है। अधिकतर ये वृद्ध व्यक्तियों में देखा जाता है, और ये हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीजेस के कारण भी हो सकता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, तथा विटामिन डी या कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण भी होता है। ये रोग महिलाओं में मेनोपॉज के बाद अधिक देखा जाता है अपेक्षाकृत पुरुषों के। ऑस्टियोपोरोसिस में मुख्य रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स निम्न प्रकार से हैं। अगर उनका स्कैन या एमआरआई किया जाए तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, अस्थि कोशिकाओं की संख्या व आकार में कमी आ जाती है, अस्थि कोशिकाओं को कहते हैं ट्यूबरकुली, बोन कॉर्टेक्स कम हो जाता है, कशेरुकाओं के आकार में परिवर्तन आ जाता है। जो पीछे मेरुदंड में हमारे 33 वर्टिब्री हैं, उनके आकार में परिवर्तन आ जाता है। रिपीटेड फ्रैक्चर्स, बार बार अस्थि भंग हो सकते हैं और अस्थियों में छेद हो जाते हैं, बोन्स बिकम पोरस। तो ये मुख्यतः 3 डिजीजेस होती है विटामिन डी की कमी से: रिकेट्स इन
children, osteomalacia in women and osteoporosis in old age. अब अगर एक और कंडीशन है हाइपर विटामिनोसिस डी, अगर इसकी कमी से विभिन्न रोग हो सकते हैं तो इसकी अधिकता भी विभिन्न प्रकार के फेटल सिम्टम्स के लिए उत्तरदायी हो सकती है। अधिक हाइपरविटामिनोसिस जो डी है वो उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं या उनके शरीर में, उनके सीरम में या रक्त में कैल्शियम का स्तर हमेशा अननोन रीज़न के कारण अधिक रहता है, उसको कहते हैं आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया। उनमें हाइपर विटामिनोसिस डी देखा जा सकता है। हाइपोटोनिया हो सकता है, मसल टोन प्रभावित होती है, एनोरेक्सिया भूख ना लगना, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, पॉलीडिप्सिया बहुत अधिक प्यास लगना, पॉलीयूरिया, इम्पेलर, स्किन का पीला होना और अधिक मात्रा में एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ज़्यादा प्यास लगती है, यूरिन का एक्सक्रीशन भी अधिक होता है। इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया, रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है और यूरिन में भी कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। हाइपरकैल्सीयूरिया, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। इसके अलावा अन्य सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे वॉल्व की डिजीज़ हो सकती है, एओर्टिक वेल्व्यूलर स्टेनोसिस, जो हमारी महाधमनी है उसके कपाट में विकार आ सकते हैं, वमन, उच्च रक्तचाप, रेटिनोपैथी, आँख का रोग हो सकता है, कॉर्निया एवं कंजक्टिवा का धुंधला हो जाते हैं, इसको कहते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। यूरिन में एल्ब्यूमिन उत्सर्जित हो जाता है। निरंतर अधिक मात्रा में विटामिन डी लेने से रीनल डैमेज भी हो सकता है और सॉफ्ट टिश्यूज का कैल्सिफिकेशन हो सकता है, जिसे मेटास्टिक कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। तो आपको ये साइन एंड सिम्टम्स की एक पूरी लिस्ट बनानी है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट से ये अपेक्षा रखी जाती है कि ये जो क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में आए और उसका हिंदी में आपको मीनिंग पता हो, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, आप प्री पीजी देंगे, आईसीआर का एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये सभी टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि रिसेंटली विटामिन डी पे मैक्सिमम रिसर्चेस हो रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है, विटामिन ना कह के इसे हार्मोन कहा जाए, तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस के लिए उत्तरदायी है और सामान्यतः इसे नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि लोग विटामिन ए या आयरन या विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन विटामिन डी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये एक इतना सस्ता विटामिन है जो कि सीधा सन रेज से हमें मिल जाता है। तो इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और सभी टर्मिनोलॉजी को एक लिस्ट बना के याद करना है, जिसका कि टेस्ट कमिंग सैटरडे को होगा। थैंक यू।